क्लास 11th फिज़िक्स पार्ट 1 ये एनसीईआरटी की बुक है और इसमें से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट फिज़िकल वर्ल्ड। सो द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। मीन्स फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? नेचर, कुदरत के बारे में हम सब कुछ पढ़ते हैं फिज़िक्स के अंडर। एंड द फिज़िकल वर्ल्ड में क्या क्या होता है? मैटर मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास कोई ना कोई वॉल्यूम हो, कोई ना कोई मास हो। एनर्जी, मोशन मीन्स किसी चीज़ का मूव करना। फोर्सेस बल, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई या फिर काइनेटिक फोर्स हो गई, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एटम्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी study under the physical world. Humans have always tried to understand natural events. Humans में हमेशा ये मतलब तलब होती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। किसके बारे में? नेचुरल इवेंट्स के बारे में। सच एज डे एंड नाइट, डे के बारे में सीखना, नाइट के बारे में सीखना, सीजन्स, एक्लिप्सेस, रेनबोज एंड वोल्केनोज। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, जो भी हम नेचर के बारे में केयरफुल ऑब्जर्वेशंस करते हैं। एंड द यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करते हैं नेचर के ऊपर और उनकी केयरफुल ऑब्जर्वेशंस करते हैं। एंड टूल्स, और जो भी हमारे पास टूल्स होते हैं। ग्रेजुअली लेड टू मॉडर्न साइंस, इन्होंने हमें कहाँ तक ले आए? मॉडर्न साइंस तक। जो आज हमारे पास साइंस है उसे हम मॉडर्न साइंस कहते हैं। एंड टेक्नोलॉजी। देन द अनदर टॉपिक अंडर दिस टॉपिक इज मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस का मतलब क्या है? द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइनेंशिया मीनिंग टू नो। सो साइंस एक वर्ड है जो हमारे पास कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड साइनेंशिया से, जिसका मतलब क्या होता है? टू नो। टू नो मीन्स किसी चीज़ को जानना। देन संस्कृत विजनन वर्ड को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। सो संस्कृत का एक वर्ड था विजनन, विज्ञान। एंड अनदर अरबिक वर्ड, और कोई और अरबिक वर्ड जिसका मतलब भी क्या होता है? नॉलेज मीन्स हमारे पास साइंस का बेसिक मतलब क्या निकल कर आया? नॉलेज और टू नो समथिंग। मैनी सिविलाइजेशंस, बहुत सारी सिविलाइजेशंस जैसे इजिप्ट, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड। इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस एंड मेसोपोटामिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ साइंस। सो बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी हमारे पास, जैसे इजिप्ट हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया कॉन्ट्रीब्यूटेड, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया साइंस की ग्रोथ में। फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, 16th सेंचुरी के बाद साइंस एडवांस्ड रैपिडली इन यूरोप। साइंस था जो उसकी रैपिडली एडवांस्ड हुआ, उसकी तरक्की हुई इन यूरोप में। एंड बाय 20th सेंचुरी के आसपास ये क्या बन गया? इट बिकम्स एन इंटरनेशनल एक्टिविटी। ये हमारे पास एक इंटरनेशनल एक्टिविटी बन गया। ये देशों से बाहर निकलकर, सिविलाइजेशन से बाहर निकलकर एक इंटरनेशनल एक्टिविटी बन गया, एक इंटरनेशनल मुद्दा। द अनदर टॉपिक अंडर दिस टॉपिक इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मीन्स साइंस वर्क्स थ्रू अ सिस्टमैटिक मेथड। एज वी नो, साइंस एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक मेथड से वर्क करता है। इसमें हर एक चीज़ होती है जो सिस्टमैटिक होती है। लाइक देयर आर सम स्टेप्स लाइक ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, रीजन एंड मॉडल, वेरीफाई। सो if we have to do scientific work, we will start with observations, like study natural phenomena carefully. पहले हम क्या करेंगे? नेचुरल फिनोमिना को केयरफुली स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, परफॉर्म कंट्रोल्ड एंड कलेक्टेड डाटा। हम क्या करेंगे? कंट्रोल्ड मीन्स जो हमारे कंट्रोल के अंडर हो वो वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एंड देन डाटा कलेक्ट करेंगे उस एक्सपेरिमेंट से। रीज़न एंड मॉडल,
उसके बाद हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट के रीज़न होने चाहिए और उसका एक मॉडल होना चाहिए। कौन सा? मैथमेटिकल मॉडल। यूज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। हम उसमें क्या? क्वालिटेटिव मीन्स जिसके पीछे कुछ फैक्ट्स हों, एंड क्वांटिटेटिव कुछ क्वांटिटी में हो, वो जो हमारे पास रीजंस हैं। रीजनिंग एंड मैथमेटिकल मॉडल्स, और उसमें हम मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ करेंगे। उसके बाद वेरीफाई मीन्स चेक प्रेडिक्शंस विद ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स। जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशंस आई हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्व किया है, उसके साथ हम अपनी जो प्रेडिक्शंस हमने की थी एक्सपेरिमेंट करने से पहले, जो हमने अनुमान लगाए थे, उनको हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास है की पॉइंट मीन्स अ स्पेसिफिक थ्योरी। की पॉइंट मतलब इस पूरी की पूरी थ्योरी का हमारे पास की पॉइंट क्या आया है? अ स्पेसिफिक थ्योरी इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन सपोर्ट। कोई भी स्पेसिफिक थ्योरी हमारे पास कब एक्सेप्ट की जाएगी? जब हमारे पास उसे सपोर्ट करने के लिए ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स होंगे। मतलब कि हमारी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस सपोर्ट करेंगे, तभी हमारी स्पेसिफिक थ्योरी एक्सेप्टेड होगी। उसके बाद थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट वर्क टुगेदर। थ्योरी और एक्सपेरिमेंट हमेशा एक साथ वर्क करते हैं। इसका क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशंस मे शो दैट एन ओल्ड थ्योरी इज़ इनकम्प्लीट। जो भी हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी, वो हमें क्या शो कर सकती हैं? दैट एन ओल्ड थ्योरी इज़ इनकम्प्लीट। मतलब कि जो हमने थ्योरी पहले पढ़ी थी, जिस थ्योरी को लेकर हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो क्या हो सकती है? इनकम्प्लीट हो सकती है। उसमें कुछ काम ऐसा हो सकता है जो अभी बाकी है। थ्योरीज सजेस्ट न्यू एक्सपेरिमेंट्स। और जो हम थ्योरीज लिखते हैं या फिर जो थ्योरीज हमारे पास हैं, वो क्या सजेस्ट करती हैं? न्यू एक्सपेरिमेंट्स। उन्हों से ही हमें सजेशन मिलता है नए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने का। उसके बाद साइंस इज़ ऑलवेज चेंजिंग। साइंस हमेशा चेंज होता रहता है, ये कभी भी एक साथ नहीं रहता। एज वी नो फ्रॉम पास्ट ईयर्स, साइंस में जो भी थ्योरीज आई हैं, उनमें हमेशा कोई ना कोई चेंज आया है। सो साइंस इज़ ऑलवेज चेंजिंग, देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी। इसमें कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती है, उसमें हमेशा न्यू हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते रहते हैं, और उससे हमारे पास नई नई थ्योरीज हम लिखते हैं, नए नए हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। सो यहाँ पर कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती है हमारे पास। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। So now we will explain some examples. Okay, so इन एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि कैसे थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट हैं जो वो एक साथ वर्क करते हैं, टुगेदर चलते हैं। कैसे हमारी जो थ्योरीज़ हैं वो आगे हमें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इंस्पायर करती हैं, या फिर हमें एक्सपेरिमेंट ये दिखाती हैं कि हमें और नए एक्सपेरिमेंट की नीड है, या फिर कैसे हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमारी थ्योरी को सही प्रूव करते हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक केपलर इम्प्रूव्ड कोपरनिकस मॉडल। जो केपलर था उससे क्या किया था? इम्प्रूव किया था कोपरनिकस मॉडल को। प्लैनेटरी ऑर्बिट वर फाउंड टू बी एलिप्टिकल नॉट सर्कुलर। मीन्स जो हमारा कोपरनिकस मॉडल था, उसमें क्या था कि जो हमारे प्लैनेटरी ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें हमारे जो प्लैनेट हैं वो मूव करते हैं, वो सन उनमें सेंटर में होता है, और जो प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। बट देन केपलर ने हमें क्या बताया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा हमारे सामने ला कर रख दिया कि जो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं, वो एलिप्टिकल फॉर्म में होते हैं। मतलब कि हमारे पास थ्योरी थी जिसमें लिखा था कि सन है जो वो सेंटर में होता है,
बट जो हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं वो उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, बट दिस वॉज रॉन्ग। सो एक्चुअल में जो प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। सो जो थ्योरी थी वो आधी सही थी और आधी गलत थी। उसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मॉडिफाई किया गया और उसमें से जो गलत पार्ट था उसे रिमूव किया गया। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेस्ड ओल्ड आइडियाज, क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक फिनोमेना। सो हमारे पास पहले क्लासिकल फिजिक्स होती थी जिसमें हमारे पास न्यूटन्स जो लॉ थे वो क्या करते थे, हमारे पास जो किसी भी मैक्रोस्कोपिक मीन्स जो बड़े हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको, उनके मोशन को वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर देती थी, क्लासिकल फिजिक्स थी जो। बट जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आकर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में जानना हमने शुरू किया तो उनके मोशन को जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो हमें क्या चाहिए था, कुछ नए लॉज या फिर कुछ नई थ्योरी जो हमारे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर सके और उनके बारे में सही हमारे पास थ्योरी दे सके। तो उसके बाद क्या हुआ, जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसे क्वांटम मैकेनिक्स के साथ रिप्लेस्ड कर दिया गया। सो हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास थ्योरी थी जो हमारे पास पहले थ्योरी थी क्लासिकल फिजिक्स, उसे हमने रिप्लेस कर दिया न्यू थ्योरी से जो कि हमारे पास नए एक्सपेरिमेंट से आई थी और नई बनाई गई थी। उसके बाद जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स थी वो एक तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी कि जो एटॉमिक एटम्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, कैसे वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ स्टिक होकर रहता है, उसके आले दुआले उसके आसपास घूमता है। एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे पास कोई मेटल होती है तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट के पड़ने से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो उससे ही हमारे पास जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सो हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी थी वो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो हमारे पास एक नई थ्योरी आई जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। देन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने 1911 में कंडक्ट किया था, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग लेड टू द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, बोहर लेटर डेवलप्ड द हाइड्रोजन एटम थ्योरी। सो पहले रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी और उसमें से स्कैटरिंग की थी किनकी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल थे जो उनको डायरेक्ट किया था टूवर्ड्स गोल्ड फॉइल की तरफ उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल थे जिन्हें उनको बॉम्बार्ड किया, उनको उनकी तरफ भेजा, ठीक है। सो जो गोल्ड फॉइल था उसमें से बहुत सारे जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल थे वो बिना डाइफ्लेक्ट हुए, बिना किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए या फिर रिफ्रैक्ट हुए, वो क्या सीधे के सीधे चले गए। बहुत ही कम थे ऐसे बहुत ज़्यादा थे ऐसे पार्टिकल जो उसमें से बिना डाइफ्लेक्ट हुए, बिना किसी एंगल के रिफ्लेक्ट हुए, वो क्या हुए, सीधा उसमें से पास कर गए। और उसके बाद कुछ ऐसे हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल थे जो बहुत ही कम थे ऐसे पार्टिकल जो अपने ही एंगल पर, मतलब जो जिस एंगल पर वो जाकर गोल्ड फॉइल को टकराए उसी एंगल पर वो वापस रोटेट होकर आ गए, वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल पर वापस आ गए। सो एंड देयर वर सम पार्टिकल्स जो क्या थे वो उसमें से गोल्ड फॉइल से टकराए और कुछ उनके पास एंगल था जिस पे वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आए। सो ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिससे उन्होंने ये बताया कि वो बहुत ही जो कम अमाउंट में हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल थे जो जिस एंगल पर गए थे उसी एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हुए, तो उस पार्ट में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो उससे हमारे पास क्या आया,
न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। उससे ये कंफर्म हुआ कि हमारे पास जो एटम होता है उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है, बिकॉज हमारे पास वो पूरे एंगल पर रिफ्लेक्ट क्यों हो रहे थे, क्योंकि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल थे वो भी क्या थे, पॉजिटिव पार्टिकल थे। एंड जो हमारे पास न्यूक्लियर पार्ट होता है एटम में वो भी क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। सो रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने 1911 में कंडक्ट किया था, उससे हमारे पास न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आया। उससे ये कंफर्म हुआ कि जो एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद बोहर लेटर डेवलप्ड द हाइड्रोजन एटम थ्योरी। उसके बाद हमारे पास नील बोहर आए, उन्होंने 1913 में 1913 में एक नई थ्योरी दी, हाइड्रोजन एटम थ्योरी दी। उसका क्या मतलब है, उन्होंने हाइड्रोजन के एटम को लेकर हमें ये बताया कि जो हाइड्रोजन के एटम को मतलब उन्होंने यूज़ किया और हमें ये बताया कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं। इसका मतलब हमारे पास पहले ही एक थ्योरी थी, उसमें कुछ और नई थ्योरी ऐड हो गई। सो ये हमारे पास एक और एग्जांपल थी। और इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट प्रेडिक्टेड द पॉजिट्रॉन, द एंटी पार्टिकल वॉज प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली एंड डिस्कवर्ड एक्सपेरिमेंटली बाय कार्ल एंडरसन। सो जो डिराक थी, उन्होंने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था कि हमारे पास एक पॉजिट्रॉन भी प्रेजेंट होता है जिसका मास ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, बट उसका चार्ज है वो जो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के, मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है बट उसका मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की मतलब एग्जैक्ट सेम इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है। डिराक ने ये प्रिडिक्ट किया था कि हमारे पास एक ऐसा एंटी पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, उसको उन्होंने पॉजिट्रॉन नेम दिया था। उसके बाद जो उन्होंने थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया था एंड देन डिस्कवर किया गया कार्ल एंडरसन के द्वारा कि हमारे पास जो एक एंटी पार्टिकल होता है उसका नाम क्या होता है, पॉजिट्रॉन। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसमें हमें ये पता चला कि कुछ डाटा होता है जो हमारे पास वो पहले से ही थ्योरी के द्वारा प्रिडिक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसे डिस्कवर किया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। देन हमारे पास इस पूरे के पूरे का हमारे पास क्या लेसन आया कि सम एक्सपेरिमेंट्स चेंज थ्योरीज। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, थ्योरी को चेंज कर देते हैं। एंड समटाइम्स थ्योरीज लेड टू न्यू डिस्कवरीज। और कई बार क्या होता है कि जो थ्योरीज होती हैं वो हमारे पास नई डिस्कवरीज करती हैं, वो हमें नई डिस्कवरीज तक ले जाती हैं। सो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरी होती है वो हमेशा क्या करती है, एक साथ टुगेदर चलते हैं। देन उसके बाद हमारे पास अनदर टॉपिक अंडर दिस टॉपिक इज फिजिक्स एज अ नेचुरल साइंस। फिजिक्स हमारे पास नेचुरल साइंस की तरह कैसे काम करता है, कैसे हम फिजिक्स को नेचुरल साइंस कह सकते हैं। फिजिक्स इज अ बेसिक ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। फिजिक्स है जो हमारे पास वो नेचुरल साइंस की एक बेसिक ब्रांच है, अलॉन्ग विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारे के सारे क्या आते हैं, नेचुरल साइंस की कुछ ब्रांचेज हैं उसके अंडर आते हैं। देन द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ करेक्ट वर्ड मीनिंग नेचर। जो हमारे पास फिजिक्स वर्ड है ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड। हमारे पास जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर, वहाँ से हमारे पास फिजिक्स का ये वर्ड आया है। इन संस्कृत द रिलेटेड वर्ड इज भौतिक। संस्कृत में जैसे आपने पढ़ाई होगा 11th क्लास में जब आपने फिजिक्स ली होगी तो कुछ टीचर्स ने आपको बताया होगा कि भौतिक विज्ञान भी कहते हैं इसको। सो संस्कृत में हमारे पास एक वर्ड होता है भौतिक, उसका ये रिलेटेड मीनिंग है। इसका मतलब भी क्या होता है, कुदरत, नेचर एंड फिजिक्स। ओके, देन ब्रॉडली फिजिक्स स्टडीज द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। जो हमारे पास फिजिक्स है वो क्या करती है, ब्रॉडली मतलब बहुत ही बड़े स्केल पर स्टडी करती है। किसको स्टडी करती है, द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। हमारे पास बेसिक लॉज नेचर के जो भी होते हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि डे एंड नाइट,
ओके। देन जो हमारे पास प्लैनेटरी मोशन हो गया, सन का सेंटर में होना, प्लैनेट्स का मूव करना, उसके मतलब सर्कुलर फॉर्म में उसके आसपास, या फिर उनका इसके बाद ये प्रूव होना कि वो एलिप्टिकल फॉर्म में, उनके एलिप्टिकल ऑर्बिट में उसके आसपास घूमते हैं। सो एंड नाउ दे अपीयर इन डिफरेंट फिनोमेना। ओके, एंड हाउ दे अपीयर इन डिफरेंट फिनोमेना, मतलब जो ये हमारे पास सिर्फ बेसिक लॉज होते हैं नेचर के, वो कैसे अपीयर होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं डिफरेंट फिनोमेना में। अलग अलग जो भी हम फिनोमेना पढ़ते हैं, चाहे वो डे नाइट हो या फिर कोई और कॉन्सेप्ट हो नेचर के रिलेटेड, उसमें कैसे वो दिखाई देते हैं। देन 2 मेन आइडियाज़ इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में क्या 2 मेन आइडियाज़ हैं। यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? यूनिफिकेशन को हम वर्ड से ही मतलब पता कर सकते हैं। जैसे यूनिफिकेशन का मतलब होना बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आना। ओके, देन यूनिफिकेशन को हम अब एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनिंग मैनी फिनोमिना, बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करना यूजिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ लॉज, मतलब कि बहुत सारे फिनोमिनास होते हैं जो हमारे पास, उन्हें एक स्मॉल नंबर ऑफ लॉज के साथ हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसे हम यूनिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब कि हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या क्या एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन्स अ फॉलिंग एप्पल, वो एक गिरते हुए एप्पल की जो फॉलिंग है उसे एक्सप्लेन करता है। द मून्स मोशन, जो हमारे पास मून है वो कैसे मोशन करता है वो भी हमें कैसे पता चलता है, ग्रेविटेशन लॉ से, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से। एंड द प्लैनेट्स मोशन, हमारे पास जो प्लैनेट्स मोशन करते हैं वो क्यों करते हैं, वो भी ग्रेविटेशनल लॉ से हमें पता चलता है। मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन होती है वो क्या करती है, यूनिफाई करती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है उसे एक साथ कौन लेकर आता है, मैक्सवेल्स इक्वेशन। मतलब ये सिर्फ जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों को ही एक्सप्लेन करती है। सो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। मतलब हमने बहुत सारे लॉज से, कुछ नंबर ऑफ लॉज से हमने क्या किया, बहुत सारे जो फिनोमिनास हैं उन्हें समझा और मतलब उनकी बेसिक को समझा। उसके बाद रिडक्शनिज्म मीन्स अंडरस्टैंड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसे अंडरस्टैंड करना, उसे समझना। बाय स्टडिंग इट्स स्मॉलर पार्ट्स, इसके कुछ स्मॉलर पार्ट्स, इसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझना। एंड देयर इंट्रैक्शंस, और उनकी इंट्रैक्शंस को समझना। मतलब कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, हम ये कह सकते हैं, उसे समझना बाय स्टडिंग इट्स स्मॉलर पार्ट। मतलब अगर हम किसी भी टॉपिक को, जो भी टॉपिक है हमारे पास, अगर हमें वो क्या लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल है, उसे समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उसके छोटे से छोटे पार्ट को हम अच्छे से समझते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हम उस जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। जब हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारे पास, हम उसे क्या करते हैं, उसे स्मॉलर पार्ट्स में स्टडी करते हैं एंड देयर इंट्रैक्शंस, और फिर उन जो स्मॉल पार्ट्स आ गए हमारे पास, उनकी इंट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं। देन एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, थर्मोडाइनामिक्स। जो हमारे पास थर्मोडाइनामिक्स है डिस्क्राइब्स बल्क प्रॉपर्टीज़। जो हमारे पास थर्मोडाइनामिक्स मीन्स हमारे पास थर्मो मीन्स टेम्परेचर, डायनामिक्स मीन्स मतलब हम टेम्परेचर के रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर। थर्मोडाइनमिक्स डिस्क्राइब्स बल्क। थर्मोडाइनमिक्स है जो हमारे पास बल्क प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उनके बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई। टेम्परेचर तो आपको पता ही है, एनर्जी भी आपको पता होगा, एंट्रोपी का शायद आपको नहीं पता होगा। एंट्रोपी मतलब होता है डिसऑर्डर, किसी भी सिस्टम में आने वाला डिसऑर्डर, किसकी वजह से,
थर्मोडायनामिक्स की वजह से, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जब हमारे पास सिस्टम में डिसऑर्डर आ जाता है उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। वाइल काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स दैम यूजिंग द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। थर्मोडायनामिक्स है जो हमारे पास वो टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, इसे टेम्परेचर के बढ़ने के या फिर घटने के जो हमारे पास मतलब इन सबको रीज़न बनाकर इस जो हमारे पास ये बल्क प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें एक्सप्लेन करता है। जबकि जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी होती है वो क्या एक्सप्लेन करती है, वो कैसे एक्सप्लेन करती है, उन्हें मोशन ऑफ मॉलिक्यूल को मतलब मोशन ऑफ मॉलिक्यूल है जो वो उसके पास बेसिक फैक्ट होता है, उसे उसकी मदद से हम समझते हैं कि टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी जैसी बल्क प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो कैसे काम करती हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रिलेशन, हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिलेशन क्या आया है इस पूरे टॉपिक का, टेम्परेचर इज़ रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो रिलेटेड होता है किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक, एक्चुअली इट वाज इजी। तो हमारे पास अब पूरे के पूरा जो हमने टॉपिक किया है उसमें से मेन हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ फिज़िक्स। सो फिज़िक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। हम जो भी नेचर की स्टडी करते हैं, उसके जो भी बेसिक लॉज होते हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं उसको हम किसके अंडर पढ़ते हैं, फिज़िक्स के अंडर। देन साइंस यूजेस द साइंटिफिक मेथड। साइंस है जो वो क्या यूज़ करती है, साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है, जिसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किए उन्हें एनालाइज करते हैं, एनालाइज कर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं। देन उसके बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद जो हमने ऑब्जर्वेशंस की वो क्यों हुई, उसको लेकर हम प्रेडिक्ट करते हैं। देन उसके बाद जो प्रेडिक्शंस होती हैं उन्हें हम वेरीफाई करते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंस इस साइंटिफिक मेथड को यूज़ करता है। देन थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यूसली इम्प्रूव ईच अदर। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो हमारी थ्योरीज होती हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं एक दूसरे को। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास कभी जो थ्योरी थी वो पहले कुछ सही थी, उसमें कुछ हमने उसके बाद किसी और नए जो हमारे पास साइंटिस्ट आए उन्होंने कुछ पार्ट था जो वो सही था पर कुछ पार्ट उसमें गलत था, उसे इम्प्रूव किया, तो वो थ्योरी थी जो उसे मॉडिफाई किया गया कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर। या फिर हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो वो कंडक्ट किए गए और उन्हें पहले ही प्रिडिक्ट किया गया था, मतलब कि थ्योरीज में पहले ही हमें पता था कि ये हो सकता है, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए और उसे वेरीफाई किया गया और थ्योरी थी जो पहले दी गई थी वो सही निकली। सो थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे को सही करते जाते हैं। कंटिन्यूसली इम्प्रूव ईच अदर। साइंस इज़ नेवर फाइनल। हमारे पास साइंस होती है जो कभी भी फाइनल नहीं होती है, उसमें नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, नई ऑब्जर्वेशंस होती रहती हैं, नई थ्योरी ऐड होती रहती है, कुछ रिमूव होती रहती है। सो साइंस है जो हमेशा इम्प्रूव होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, वो कभी भी फाइनल नहीं होता। 2 मेन गोल्स ऑफ फिज़िक्स। हमारे पास मेन गोल्स क्या क्या थे फिज़िक्स के, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन भी हमने पढ़ा था, क्या था कि कुछ हमारे पास जो लॉज होते हैं उन्हें लेकर हमने बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं फिज़िक्स के जो उन्हें पढ़ना होता है, जैसे हमने कहा था ग्रेविटेशनल लॉ। एंड देन उसके बाद रिडक्शनिज़म। रिडक्शनिज़म का क्या मतलब था कि हमने जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अलग अलग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारे पास हम उसको भी समझ लेते हैं। सो रिडक्शनिज़म के नीचे हमने एग्जांपल्स की थी क्या, एक तो थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में भी काइनेटिक मोशन, उसके बेसिस पर हमने कहा था कि हम बल्क प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। एंड अनदर था हमारे पास थर्मोडायनामिक्स, मतलब कि हम टेम्परेचर के बेसिस पर भी बल्क प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं,
बल्क प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी हमारे पास? टेम्परेचर, एनर्जी एंड एंट्रोपी. So this was the whole topic.